हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस टॉपिक में हम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? ऐसी सरफेस जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो वोल्टेज सेम रहे। ऐसी सरफेस जिस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप डिसाइड कर लो, वहाँ पे आपको पोटेंशियल या फिर वोल्टेज सेम मिलेगा, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये रिप्रेजेंट किया है ब्लू लाइंस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो प्लेन्स की फॉर्म में होती हैं, और ये वो प्लेन्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट मैं डिसाइड करता हूँ, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है 0.1 वोल्ट, फिर इस पॉइंट पे भी होगा 0.1 वोल्ट, यहाँ पे यहाँ हर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा? 0.1 वोल्ट। तो इस पूरी सरफेस का ये जो प्लेन मिला मुझे, प्लेन, इस पूरे प्लेन का जो वोल्टेज हर पॉइंट पे सेम है, तो इसी प्लेन का नाम पड़ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली जब मैं दूसरे प्लेन की तरफ चलता हूँ तो इसके हर पॉइंट पे यहाँ हर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल सेम मिलेगा। मान लो यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट, ठीक है जी। देखो, यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा और इस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये जो मैंने प्लेन्स बनाए ये होंगे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक ही पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते थे। हमें पता है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1.457 Q/R। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मतलब आप एक पॉइंट चार्ज के अराउंड सफेयर बनाओ, तो सफेयर का कुछ रेडियस होगा, जितना रेडियस कम होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा पाया जाएगा, जितना रेडियस ज़्यादा हो जाएगा मतलब सफेयर बड़ा हो जाएगा, उस सरफेस पे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए, मैंने ये पॉइंट चार्ज लिया पॉजिटिव, तो इसके अराउंड मैंने इमेजिनरी सफेयर बनाए। भाई ये सर्कल नहीं है, सफेयर है, हमने इसको 3 डायमेंशनली सोचना है। तो हमने ये बनाया फर्स्ट सफेयर। ये जो मेरी सरफेस बनी इसी का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर मैंने एक और सरफेस बनाई स्फेरिकल, इसका नाम भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सफेयर है इसका कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ रेडियस तो होगा ना, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे रेडियस तो सेम रहेगा, सफेयर का रेडियस तो फिक्स रहेगा। तो इस पॉइंट पे, इस सफेयर के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो मान लेते हैं इस इंटरनल सफेयर के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल है 0.1 वोल्ट, ठीक है जी, ठीक, 0.1 वोल्ट। अब अगर मैं दूसरा सफेयर ड्रा करूं ये वाला, तो अब इस सरफेस के ऊपर भी मैं कोई भी पॉइंट डिसाइड कर लूं, उस हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो मान लो आउटर वाले जो सरफेस का जो पोटेंशियल है वो होगा जी 0.01 वोल्ट, डिक्रीज कर जाएगा। मैंने अभी बोला अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 रेड कलर की सरफेसेस बनाई, आप और भी बना सकते हैं इसी तरीके से, अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। एक सफेयर के ऊपर हर जगह पोटेंशियल यही रहेगा, इस इंटरनल सफेयर के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन इंटरनल का और आउटर सफेयर का जो पोटेंशियल है हर पॉइंट पे उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी 2 एग्जांपल। अब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रा करेंगे, फिर उसमें देखेंगे हम कि उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन सी होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो मैंने रेड कलर से यहाँ पे डिनोट कर दी। देखिए, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटर करती है। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके अराउंड भी कुछ सरफेसिस हैं ऐसे जहां पे हर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल सेम मिलेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी कुछ ऐसी सरफेसिस हैं जहां पे मुझे पोटेंशियल सेम मिलेगा। और ये जो सरफेसिस हैं ये स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि ये थी स्फेरिकल, ये थोड़ी ओवल शेप कह सकते हो, सिमिलर टू, लेकिन एग्जैक्ट वो भी नहीं, थोड़ा पैराबोलिक शेप है ना, थोड़ा एलिप्टिकल शेप कुछ आ जाती है इसमें। क्योंकि जैसे जैसे आप इसके क्लोज आते जाते हो, सेंटर की तरफ आते जाते हो, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस का क्लस्टर बनता जाता है और यहाँ से ये लूज होती जाती है, इनमें गैप आता जाता है। तो इस तरीके की हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसिस बनती हैं जब हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो अब हम कुछ करेंगे प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की। अब डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, देखिए नंबर 1, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझिएगा, यहाँ मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं एक ही स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करता हूँ। मान लो मेरे पास एक चार्ज अभी टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे है, ठीक है, और इस चार्ज को मैं यहां से यहां उठाकर ले जाता हूं पॉइंट बी तक। मतलब ए पे मेरे पास टेस्ट चार्ज था, इसको मैंने उठाकर मैं कहां ले गया, ए से बी की तरफ ले गया। ठीक है, अब ए पे जो मेरा पोटेंशियल आएगा वो आएगा वी ए, और बी का जो पोटेंशियल होगा वी बी ले लो। ठीक है जी, ये सफेद के ऊपर मैंने स्लाइड किया कह सकते हो आप। ठीक है, तो कोई वर्क नहीं होने वाला, कुछ वर्क डन। मेरा जो वर्क डन आएगा ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने का, वो आएगा 0। कैसे आएगा, देखिए हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये तो डेफिनेशन आ गया बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस का कि वर्क अपॉन चार्ज होता है। अब मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ए से बी में, वो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी। मुझे यहाँ के पोटेंशियल से यहाँ के पोटेंशियल को माइनस करना है, मतलब वोल्टेज को माइनस करना है। तो मैं वी ए से पॉइंट वी बी का पोटेंशियल माइनस करूंगा, तो आगे तो फॉर्मूला वही है, वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम रहता है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये तो मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जितना वोल्टेज यहाँ आएगा उतना ही वोल्टेज यहाँ आएगा। मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल तो ए और बी का सेम रहने वाला है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। दो सेम नंबर्स को माइनस करके 0 आता है। पार क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज। इस चार्ज को पार पे जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज को मूव करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, 0। सेकेंड इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये होगी, इस तरफ होगी, अपवर्ड भी होगी। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है, इसमें और इसमें एंगल हमेशा कितना होता है जी, 90 डिग्री के। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, 2 और मोर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। देखो अगर मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस चार्ज की ये आती है, ठीक है जी, समझना आप इस चीज को कि क्यों ये बात बोली, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, लेट अस सपोज ले लेता हूं, होता नहीं है, ले लेता हूं। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं और दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहां एक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये जो सफेयर है ये वाला लार्जर, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करो, इस तरफ ड्रा होगा, स्मॉलर पे टेंजेंट ड्रा करो, इस तरफ होगा। ये टेंजेंट 1, ये टेंजेंट 2 ड्रा कर दिया मैंने। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये हमारी जो थ्योरम है उसके अगेंस्ट है
कि कभी भी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते। अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते तो इसका मतलब अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो मुझे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं होते, हमारे पास थ्योरम है ये मैथमेटिक्स की, इट मींस दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली मैथमेटिकली। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट था कि दो या दो से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये वाली प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी पढ़ी है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो तब भी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे, तो वो भी तो थ्योरम के अगेंस्ट ही था। तो सेम यहीं पे है वो भी कंसेप्ट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर क्लोज होंगी तो समझ लो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रांग। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये वेरी वेरी क्लोज, ये थोड़ी सी मैंने लूज रखी, इक्विपोटेंशियल से दूर। ये वाला रीजन जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत ही क्लोज हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक। यहाँ पे वीक, यहाँ पे वीक। जहां पे जहां जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत ही क्लोज होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग पाया जाता है, और जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वीक पाया जाता है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखो एनर्जी और वर्क, ठीक है, इक्विवेलेंस होते हैं। हमें किसी काम को करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वर्क भी उतना होगा। अगर मुझे 100 जूल वर्क करना है तो मेरे पास एनर्जी भी 100 जूल ही होनी चाहिए। तो ये इक्विवेलेंस होते हैं। जब भी आपको फिजिक्स में कहीं भी एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो आप वर्क की कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वर्क कैलकुलेट करके आप बोल देते हैं ये हमारा वर्क एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं वर्क ही निकालूंगा। देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कितना वर्क डन होता है एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसके फील्ड के अंदर लेकर जाना है, और कितना वर्क हुआ चार्ज को लेकर जाने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूं कितना वर्क करते हैं, तो अभी यही तो बोल रहा हूं कि जो वर्क होगा वो एनर्जी ही तो होगी मेरी। कितनी एनर्जी लगेगी चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में, बस। तो देखिए, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है। अब उसका मैं मैथमेटिकली देखूंगा कि उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मतलब मैं एक चार्ज को, वही बात है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाऊंगा, दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर ले जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कितना वर्क होता है, जितना मेरा वर्क होगा वही मेरी एनर्जी होगी। सिंपल। देखिए जी, ये जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है उसको यहाँ पे और आप क्लैरिटी से समझ सकते हैं। देखिए मान लो मेरे पास ये पॉइंट है इन्फिनिटी कहीं पे भी रखा हुआ है जी, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास एक चार्ज Q2 मैंने रख दिया, ठीक है। मान लो ये जो चार्ज है Q2, इसको मैं उठाकर यहां से लाता हूं इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है B। ये चार्ज आ गया मेरे पास Q2। चार्ज जो मेरा था Q2 वो पहले इनिशियली कहां था, इन्फिनिटी पे। अब उसको मैं कहां ले आया, पॉइंट B पे। और पॉइंट B कहां पे है, A की फील्ड के अंदर। ये जो A पॉइंट है ना, इसका कुछ फील्ड होगा इसके अराउंड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर B पॉइंट है, और मैंने इस चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाया है। तो मैंने कुछ वर्क तो किया ना, अब वही वर्क मैंने कैलकुलेट करना है। मान लो मेरे पास एक सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। एक चार्ज Q1 होगा और Q2 होगा। एक Q1 चार्ज है, दूसरा क्या होगा मेरे पास, Q2 होगा। अब जो Q2 है वो इनिशियली फार अवे फ्रॉम Q1। जो Q2 था Q1 से पहले बहुत ही दूर था, इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं होता है। थोड़े से डिस्टेंस पे, 2 4 10 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। देखिए अब वर्क डन मैंने देखना है कि मैंने कितना वर्क किया Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाने में, ठीक है। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी लगी होगी, बस हो गया कैलकुलेशन। देखिए तो वर्क डन किसके इक्वल होता है,
पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। देखो हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ा ही है ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। अब मैं निकाल रहा हूं वर्क, तो वर्क के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, वही तो लिखा मैंने, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। अब मैंने पोटेंशियल किसका निकाला, V2 का, क्योंकि V2 का मतलब दूसरे पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना, और चार्ज कौन सा लिया, Q2, क्योंकि इसको उठाकर लाना है, और पोटेंशियल निकालना मैंने इस पे, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा उसके लिए चार्ज ये लेना पड़ेगा। देखिए तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, मैंने K लिखा है, Q/AB। AB क्या है, डिस्टेंस A से B तक का। देखो A का पोजीशन वेक्टर है R1, B का पोजीशन वेक्टर है R2, मुझे इन डिस्टेंसेस से तो मतलब ही नहीं है, मुझे A और B का, अगर मैं A का फील्ड के अंदर B को लेकर अगर वर्क कर रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस भी तो यही चाहिए। अब ये जो वेक्टर बना इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या वैल्यू होता है मैथमेटिकल, आप पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, यही होगा मेरा AB। तो AB निकालना कैसे, मैंने R2 में से R1 माइनस करना, मतलब पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करना, मैग्नीट्यूड लेना, मुझे AB मिल जाएगा। ठीक है जी, AB आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में K का K, Q1 का Q1, AB की जगह R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, साथ में Q2 चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए K का K, ये जो R2 माइनस R1 है वो क्या है, यहां से लेकर यहां का डायरेक्शन, मतलब 1 से 2 की तरफ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ R12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वर्क डन। लेकिन ये जो मेरा वर्क डन है यही तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, जितना वर्क होगा मैंने बोला उतनी एनर्जी लगती है। तो ये जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो K की जगह मैंने यहाँ 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, आप चाहो तो K भी लिख सकते हो, Q1 Q2/R12। ये मेरी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि कितनी एनर्जी लगेगी एक चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा हो गया डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए इसमें क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ ना, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोल सकता हूं। तो इसके बीच में मैंने एक प्लेस कर दिया डाइपोल, ये मैंने बीच में एक डाइपोल प्लेस कर दिया जी। ठीक है, ये आ गया मेरा डाइपोल, ये माइनस Q चार्ज ले लो, ये प्लस Q चार्ज ले लो, ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैंने बताना है कि इस डाइपोल को यहां प्लेस करने से, एक जगह पे प्लेस किया है तो इसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे कितनी एनर्जी होगी, इसका कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस प्लेसमेंट पे, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। कि डाइपोल को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा, अब वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया है, तो अब देखो उसकी एनर्जी कितनी है। अब वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी हम नहीं निकालते। जब भी आपको एनर्जी पूछी जाएगी वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम वर्क निकालेंगे, तो वर्क निकालने के लिए मुझे इस डाइपोल को थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। जब मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तभी वर्क निकाल पाऊंगा, विदाउट डिस्प्लेसमेंट हम वर्क नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो एनर्जी निकालने के लिए मुझे इस डाइपोल को मूव करना पड़ेगा और इसका वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो वर्क आएगा वही मेरी एनर्जी होगी डाइपोल की। देखिए जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, आप इससे पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हो, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब टॉर्क उसके ऊपर जो एक्ट करता है वो कितना होता है, PE sin थीटा। ठीक है जी, P क्या गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, साइन थीटा, ये जो थीटा है ये एंगल है किसके बीच में,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये रहा, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेरा P, और ये आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। इन दोनों का जो एंगल है वो है थीटा, तो वही है इस इक्वेशन में जो मेरा टार्क होगा वो होगा PE साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि इस पे टार्क एक्ट करेगा, ये रोटेट करेगा उसमें। अब मैंने देखना है इस डाइपोल को जरा सा मूव करने में कितना वर्क होता है। देखो फिर से बनाता हूं डायग्राम, ये मेरा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसमें मैंने प्लेस किया था डाइपोल को, ये था मेरा डाइपोल। मान लो इस डाइपोल को जरा सा मैं रोटेट करता हूं, बिल्कुल जरा सा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाता हूं, तो ये जो बीच में एंगल बना ये होगा मेरा डी थीटा। तो ये जो एंगल है, जरा सा एंगल, मैंने देखना है कि डाइपोल को जरा सा रोटेट करना है, बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रोटेट करना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। तो अब ये जो इसको जरा सा घुमाने में, जरा सा रोटेट करने में कितना वर्क हो रहा है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी तो स्मॉल ही आएगा ना, तो स्मॉल वर्क को या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, टार्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो टार्क का वैल्यू PE साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा, ये मेरे पास आ गया स्मॉल वर्क डन। ये वर्क आया है जब डाइपोल को डी थीटा स्मॉल एंगल पे रोटेट किया जाएगा, लेकिन मुझे वर्क निकालना है लार्जर, मतलब डाइपोल को 90 से 180 डिग्री घुमाना है, या डाइपोल को 90 से 270 डिग्री घुमाया, तो फिर लार्ज वर्क हुआ ना, तो मुझे लार्ज वर्क मतलब टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, स्टार्टिंग का एंगल, फाइनल एंगल आपको पता होना चाहिए, इनिशियल टू फाइनल, जितना एंगल लोगे 30 to 40 लोगे, 30 to 60 लोगे, जितना भी लोगे पूरे एंगल के अंदर 30 डिग्री के अंदर 40 डिग्री घुमाने से कितना वर्क हुआ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट देकर θ1 से θ2 तक, क्या आ जाएगा PE साइन थीटा। अब देखिए मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, θ1 से θ2 तक कर रहा हूँ, तो जहां जहां थीटा होगा वही मेरा फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो साइन के साथ थीटा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी का इंटीग्रल होगा। P और E में तो थीटा नहीं मौजूद, तो P और E कंसीडर किए जाएंगे कांस्टेंट, जिसको मैं इंटीग्रल से बाहर लिख दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इंटीग्रेशन करो, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अपर लिमिट इज θ2, लोअर लिमिट इज θ1। ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर दे दिया, एक बार मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, कॉस की जगह एक बार थीटा की जगह एक बार θ2 लिखना है, एक बार फिर माइनस डाल के इस थीटा की जगह माइनस θ1 लिखना है, ये माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर दे दिया था। अब देखो ये मेरे पास आ गया वर्क डन, ठीक है। अब ये वर्क डन थोड़ा क्लैरिटी नहीं हमें बताता कि कितने से कितना एंगल चेंज हुआ, तो हम एक एंगल डिसाइड कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमारा θ1 था 90 डिग्री और θ2 कुछ भी हो। अब मैंने 90 ही क्यों डिसाइड किया θ1, मैं कुछ और भी डिसाइड कर सकता था। तो 90 कंसीडर करने का ये मकसद था कि भाई 90 पे तो मैक्सिमम टार्क एक्ट करता है, ठीक है जी। मैक्सिमम टार्क कब एक्ट करता है, जब हमारा डाइपोल 90 डिग्री पे होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ, ठीक है। अब मेरा जो डाइपोल होगा वो ऐसे प्लेस किया मैंने, ये ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंगल बना 90 पे मैक्सिमम टार्क एक्ट करता है। तो अब क्या होगा, अब इनिशियल एंगल मेरा 90 है, मान लो ये यहां से रोटेट किया, रोटेट हो गया, ये अब चला गया इस एंगल पे, ये पॉजिटिव यहां आ गया, नेगेटिव यहां से यहां चला गया, मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया। अब मैंने देखना है 90, पहले एंगल था 90, ठीक है। अब एंगल जो है मेरा बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। पहले मेरा एंगल 90 था, बाद में एंगल चेंज हो जाएगा। अब मैं देखूंगा कि मेरा कितना वर्क डन हुआ। तो बाद का एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये, आप इसको 90 से ऐसे भी घुमा सकते हैं, डाइपोल को इतना भी घुमा सकते हैं। स्टार्टिंग एंगल 90 है, फिर फाइनल एंगल ये वाला ले लो आप, 90 + 30 ले लो, 120 ले लो। स्टार्टिंग का एंगल 90 था, अब मैंने देखना है डाइपोल को
अब ये नेगेटिव यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आ गया। अब मैंने देखना 90 से 120 घुमाने में मैंने कितना वर्क किया, बस वही बात चल रही है। 90 क्यों डिसाइड किया, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट करता है। तो मेरा इनिशियल एंगल मान लो स्टार्टिंग से 90 था और बाद का एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ 120 लिखा है, आप 130 140 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। θ1 कितना आ जाएगा मेरा 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा फिर मेरा, cos 90 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा देखो यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ, वर्क डन का वर्क डन माइनस पीई सेम रहा। θ1 हो गया 90, cos 90 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। θ2 की जगह बचेगा थीटा, तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा का cos थीटा। अब ये जो मेरा वर्क आया ये थोड़ा मुझे क्लैरिटी दे रहा है। क्लैरिटी क्या दे रहा है, सीधा एंगल पता होना चाहिए कि कितना चेंज आया। 90 से 120 में कितना चेंज है, 90 से अगर मैं 120 तक डाइपोल को रोटेट करता हूं तो कितना डिफरेंस आ जाता है 30 डिग्री का। तो मैं देखूंगा ना 30 डिग्री घुमाने में कितना वर्क हो रहा है, तो हो गया। तो थीटा मेरा वही एंगल होगा, ठीक है। तो साथ में पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो मैंने वर्क निकाला, ये वर्क जो है इक्विवेलेंट किसके है, पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों, क्योंकि वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होता है। तो इसी को मैं W की जगह बस U का नोटेशन दे रहा हूं, यहाँ W की जगह U लिख रहा हूं, बस पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं इसको, बाकी सेम है। अगर आप इसी को वेक्टर, ये cos थीटा नहीं लगाते, इनमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऊपर दोनों के एरो डालो, बीच में डॉट प्रोडक्ट डालो, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होगा तो cos लगता है, cos को हटाया तो एरो देके डॉट प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।